अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम के फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने एक नया सफ़र शुरू किया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, और इस कड़ी में हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, जिनमें पहली थी प्राइमरी मेमोरी, फिर पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में पहली 3 यानी कि ऑडियो वीडियो कैसेट्स, मैग्नेटिक डिस्क्स और फ्लॉपी डिस्क्स में हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीख ली। आज इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हार्ड डिस्क के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर किया जाएगा, कम्पैक्ट डिस्क जिसे आम जुबान में सीडीज कहते हैं, और फ्लैश ड्राइव यानी कि यूएसबी में डाटा किस तरह से स्टोर किया जाएगा। ना सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का सफ़र मुकम्मल करेंगे, फिर उसी के साथ अगले सफ़र की जानिब बढ़ेंगे, अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर के इस्तेमालात। इसके 2 जो बड़े अहम और मेजर इस्तेमालात आपकी किताब वाले ने डिस्कस किए हैं वही पढ़ेंगे। इसमें पहला है वर्ड प्रोसेसिंग और दूसरा है डाटा मैनेजिंग। तो देखेंगे कि इन तमाम इस्तेमालात को, ये डाटा किस तरह से स्टोर होता है, हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज में बता चुका हूं कि हमने जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का सफ़र शुरू किया था उस सफ़र को जारी रखेंगे और पढ़ेंगे एक मज़ीद ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसका नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपने बहुत दफ़ा सुना होगा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि ये हार्ड डिस्क है, इसकी हार्ड कितनी है। तो हार्ड डिस्क वो डिवाइस है कंप्यूटर की जो कि सार्फिन आमतौर पे प्राइमरी मेमोरी के तौर पर लेते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई भी हार्ड डिस्क के बगैर नहीं बनाया जाता। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। जब तक हार्ड डिस्क कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती चली जाएगी। जैसे ही आप हार्ड डिस्क वहां से उतार देंगे तो कंप्यूटर के अंदर जो जितनी भी मेमोरी स्टोर होगी वो सारी की सारी गायब हो जाएगी, सारी की सारी गुम जाएगी, क्योंकि हमने ये बात पहले ही कर दी कि जो हार्ड डिस्क है इसे सार्फिन आमतौर पर प्राइमरी मेमोरी के तौर पे लेते हैं। तो चलें ये बात क्यों ना लिख दी जाए। हम ये बात कहेंगे कि सार्फिन यानी कि इस्तेमाल करने वाले हार्ड डिस्क को प्राइमरी मेमोरी के तौर पर लेते हैं। अब चूंकि मैं ऐसे कह रहा हूं ये हार्ड डिस्क है, हार्ड है तो इसका मतलब है इसे सख्त होना पड़ेगा, और ये सख्त किस तरह से होती है कि ये बहुत ज्यादा मेटेलिक प्लेटों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के बनाया जाए तो ये हार्ड डिस्क बनती है। और इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हार्ड डिस्क को हम ये कहेंगे कि ये एक सख्त गिर और मैग्नेटिक तौर पर हसास डिस्क होती है। तो चलें ये भी लिख लेते हैं कि ये एक सख्त गिर और मैग्नेटिक तौर पर हसास डिस्क है। और ये डिस्क जो है ये या तो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगी, या किसी बैरूनी बॉक्स में अलहदा से मौजूद होगी, लेकिन इसकी मौजूदगी बहरहाल लाजमी है। अब ये कंप्यूटर के अंदर किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है, इसको समझने के लिए दोबारा से डायग्राम देखें। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि बहुत सी प्लेटें हैं। इन प्लेटों को जब कंबाइन करके पढ़ा जाता है तो इसको कहा जाता है कि ये एक प्लेटर है जो कि इस मोटर की वजह से घूमते हैं। ये प्लेटर आपस में फिक्स होते हैं और कोई भी इसको अगर उखाड़ना चाहे, इसको अलहदा करना चाहे तो अलहदा करना नामुमकिन है। अब ये मोटर इसको बहुत ही ज्यादा स्पीड से घुमाती है, इतनी स्पीड से घुमाती है कि ये 1 मिनट में
कई हजार चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं। तो अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो हम कहेंगे कि इस हार्ड डिस्क की स्पीड जो है ये कई हजार RPM है। R का मतलब रेवोल्यूशन, P का मतलब पर और M का मतलब मिनट। तो RPM जहां पे भी आपको आएगा तो इसे कहा जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट, के एक मिनट में कोई चीज कितने चक्कर काट रही है। तो वो कह रहा है कि ये कई हजार चक्कर काटती है एक मिनट में, तो इसकी स्पीड जो होगी 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट होगी। एक आम हार्ड डिस्क कई प्लेटर्स पर मुश्तमिल होती है, जिस पर रसाई एक मूवेबल आर्म से मुंसलिक रीड राइट हेड के जरिए की जाती है। अब यहाँ पे बात ये तय करनी है कि ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये किन असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने अंदर डाटा को स्टोर करवाती है। तो याद रखिएगा कि ये भी मैग्नेटिज्म के असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने अंदर डाटा को स्टोर करवाएगी। और स्टोर करवाने के लिए ये किस टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी, तो याद रखिएगा कि ये डिजिटल सूरत में डाटा को स्टोर करवाती है। अब स्टोर करवाने के लिए इसके अंदर भी दो किस्म के हेड लगे होते हैं। एक को नाम देते हैं हम राइट हेड और एक को नाम दिया जाता है रीड हेड। ये राइट और रीड हेड डाटा को स्टोर करवाने और फिर उस डाटा को बवक्ते ज़रूरत पढ़ने के लिए या समझने के लिए या उसको हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से हमने अपनी फ्लॉपी डिस्क में देखा था, मैग्नेटिक डिस्क में देखा था, उसी तरह से इस जगह पे भी रीड राइट हेड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हार्ड डिस्क मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस के अंदर मौजूद हैं। फर्ज करें जो सबसे ज्यादा रेंजेस इस्तेमाल हो रही हैं आजकल वो हो रही हैं 64 GB, 128 GB, 512 GB, 1024 GB और इस तरह से ये 1 टेराबाइट जो है ये भी डिस्क की एक रेंज में आता है। तो जैसे ही आपको जरूरत है, जिस तरह से आप डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप 64 या 128 में से जिस मर्जी हार्ड को चूज कर लें। 512, 1024 ये बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 1 टेराबाइट ये बहुत ही ज्यादा डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपको जिस किस्म की जरूरत है डाटा को स्टोर करवाने की, आप उस किस्म की हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगा लें और उसके मुताबिक आप अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करवा सकेंगे। मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हार्ड डिस्क की बजाय अगर मैं कंपैक्ट डिस्क ले लूं, कंपैक्ट डिस्क, तो देखते हैं कि कंपैक्ट डिस्क जिसे आप उर्फे आम में सीडीज कहते हैं, सीडीज, और ये सीडीज आपने बहुत ही ज्यादा यूज की होंगी अपने कंप्यूटर में गेम्स खेलते हुए, गेम्स को इंस्टॉल करते हुए या किसी मूवी को देखने के लिए, किसी फंक्शन की वीडियो देखने के लिए आपने इस कंपैक्ट डिस्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पे किया होगा। अब कंपैक्ट डिस्क में देखना पड़ेगा कि कौन सा उसूल इस्तेमाल हो रहा है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। तो ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल है, ना इसमें इस मैग्नेटिक असूलों का इस्तेमाल है, बल्कि यहाँ पे जो डाटा स्टोर किया जाता है वो स्टोर किया जाता है लेजर के असूलों को इस्तेमाल करते हुए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लेजर के असूल इस्तेमाल होंगे डाटा को स्टोर करने के लिए। ये सीडी जो है आपको इस किस्म में आपको नजर आती है कि ये बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो नजर आती है हकीकत में ये इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती, बल्कि ये कुछ इस तरह की नजर आ रही होती है जिसको आप लैंड और पिट्स की सूरत में बयान करेंगे। लैंड कहेंगे उस हिस्से को जो कि बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होगा और पिट कहेंगे उस हिस्से को जो कि थोड़ा सा अंदर की जानिब है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगी। अब पिट का जो उर्दू तर्जमा है वो है गड़ा। तो आप देखें कि लैंड के बाद एक गड़ा आ रहा है, उस गड़े को आप पिट का नाम देंगे। तो इस तरह से आप पिट को याद कर सकते हैं कि पिट का मतलब है गड़ा। तो लैंड के आगे जो गड़े की तरह की शेप आ रही है उसको नाम दिया जाएगा पिट का। अब चूंकि यहाँ पे लेजर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है तो लाजमी तौर पर लेजर की रोशनी भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रोशनी है लेजर की या तो ये लैंड पे पड़ेगी या
पिट पे पड़ेगी और जैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस रिसेप्टर पे आएगी तो रिसेप्टर इसको डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करवा देगा। तो एक बात तो ये हो गई कि यहाँ पे दो तरह के रीजन हमें मिलेंगे, एक को हमने कहा लैंड्स और दूसरे को हम कह रहे हैं पिट। अब ये भी हम कह रहे हैं कि जो डाटा स्टोर होगा ये किस सूरत में होगा, ये डिजिटल सूरत में डाटा स्टोर होगा। डिजिटल का मतलब है या तो 0 की सूरत में या 1 की सूरत में डाटा को स्टोर किया जाएगा। अब जैसे ही ये लेजर की रोशनी फर्ज करें लैंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके रिसेप्टर तक आ रही है, तो चूंकि लैंड ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सतह है तो जो रिसेप्टर पे सिग्नल मौसूल होगा वो 1 की सूरत में मौसूल होगा। और अगर रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है पिट के अंदर तो पिट चूंकि कम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कम रिफ्लेक्टिंग सतह है, तो इस वजह से पिट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सिग्नल मौसूल होगा रिसेप्टर को वो 0 की सूरत में होगा। तो इसका मतलब है कि लैंड पे जो रिफ्लेक्शन के बाद सिग्नल आएगा वो 1 आएगा और पिट से रिफ्लेक्शन के बाद जो सिग्नल आएगा वो 0 की शक्ल में आएगा। तो इस तरह से 0 और 1 की सूरत में आप डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। फिर जैसे ही आप चाहते हैं कि इस डाटा को हासिल करें तो इस डाटा को हासिल करने के लिए आप इस सीडी को रखेंगे कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर के अंदर जिस जगह पे रखेंगे आप देखते हैं कि जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर सीडी को इंसर्ट करते हैं, सीडी को दाखिल करते हैं तो आपको एक आवाज आती है। वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि ये कंपैक्ट डिस्क ड्राइव सीडी ड्राइव इस सीडी को ज्यादा स्पीड से घुमाती है और इस घूमने की वजह से आपको ये आवाज सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम दो किस्म के हेड इस्तेमाल करेंगे, एक को नाम दिया जाएगा रीड हेड और एक को नाम दिया जाएगा राइट हेड। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा कि मैंने आज सीडी राइट करवा ली है। तो सीडी राइट करवाने का मतलब ये हुआ कि आपने आज सीडी के ऊपर कोई नया डाटा स्टोर करवा लिया है और जब आप उस डाटा को देख सकते हैं, उस डाटा को सुन सकते हैं तो आप कहेंगे कि ये डाटा मैंने आज रीड करवा लिया है। तो राइट और रीड हेड दोबारा से इस्तेमाल किए जाएंगे इस लेजर टेक्नोलॉजी में भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए और डाटा को फिर देखने के लिए या सुनने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे लेजर का असूल इस्तेमाल हो रहा है। लैंड्स और पिट्स ये दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की सतहें हैं जहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद डाटा 0 या 1 की सूरत में जमा किया जाएगा, डिजिटल सूरत में जमा किया जाएगा और रीड और राइट हेड इस्तेमाल किए जाएंगे डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को पढ़ने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सीडी के अंदर डाटा को स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। तो याद रखिएगा कि जो आम सीडीज हैं ये कम से कम 600 मेगाबाइट यानी 600 MB तक का डाटा स्टोर करवा सकती हैं। और अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो 600 MB तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना है तो 600 MB तो फिर कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए कंपैक्ट डिस्क की एक नई जदीद फॉर्म आई, जदीद शक्ल आई जिसको नाम दिया जाता है DVD का। डीवीडी भी सीडी के असूलों पे ही काम करती है लेकिन ये थोड़ी सी उसकी एडवांस्ड फॉर्म है। एडवांस्ड फॉर्म यानी कि जदीद शक्ल इस सूरत में है कि इतने ही साइज की, जितने साइज की सीडी है उतने ही साइज की अगर मैं डीवीडी लूं तो वो डीवीडी 17 गीगाबाइट्स यानी कि 17 GB तक का डाटा स्टोर करवा सकती है। तो देखें हमने पहले हम चले हैं फ्लॉपी डिस्क से। फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करवा सकती थी? 3 से 5 MB। फिर आए इस सीडी के ऊपर, सीडी करवा सकती है 680 MB। फिर चले डीवीडी की तरफ, डीवीडी करवा सकती है 17 गीगाबाइट्स। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है हम अपनी स्टोरेज में भी इजाफा करते चले जा रहे हैं और अब इस कदर स्टोरेज बढ़ा ली गई है कि अब ना हमें फ्लॉपी डिस्क की जरूरत पड़ती है, ना हमें कंपैक्ट डिस्क की जरूरत पड़ती है, ना हमें डीवीडीज की जरूरत पड़ती है। और एक बहुत ही अहम स्टोरेज डिवाइस जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो गया है उसको नाम दिया जाता है फ्लैश ड्राइव्स का। फ्लैश ड्राइव का नाम थोड़ा सा तकनीकी नाम है लेकिन आम जुबान में इसे कहा जाता है USB। तो USB का लफ्ज तो आपने लाजमी तो सुना होगा। ये USB मुखफ़्फ़ है यूनिवर्सल स्टोरेज बस का। यूनिवर्सल स्टोरेज बस, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो चले मैं आपके सामने लिख भी देता हूं कि ये USB का मतलब क्या है। U का मतलब है यूनिवर्सल, S का मतलब है स्टोरेज
और बी का मतलब है बस। तो ये यूनिवर्सल स्टोरेज बस का मुखफ़फ़ है और आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लैश ड्राइव्स का इस्तेमाल किस कदर आसान और किस कदर यूज़र फ्रेंडली है कि आप अगर चाहते हैं कि डाटा को स्टोर कर लें, आप इसे अपने लैपटॉप में लगाएं, लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाएं। लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाने के बाद जो डाटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं वो डाटा आप इस USB यानी कि फ्लैश ड्राइव के अंदर स्टोर करवा लें। स्टोर करवाने के बाद आप जिस जगह मर्जी चाहें इस डाटा को ले जाएं, चाहे पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में ले जाएं, पाकिस्तान के ही किसी दूसरे शहर में ले जाएं और उस जगह ले जाके डाटा इस्तेमाल करें। अगर USB ना हो तो आप क्या करेंगे, आपको तो फिर पूरा कंप्यूटर उठा के साथ लेके जाना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो देखा आपने कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, इंसानियत के लिए आसानियां बढ़ती चली जा रही हैं, इंसानियत को ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल रहा है। तो जैसे जैसे मज़ीद आगे चलते जा रहे हैं हमें USB भी छोटी से छोटी होती दिखाई दे रही है। तो चलें अब देखते हैं कि ये फ्लैश ड्राइव जो डाटा अपने अंदर स्टोर करवाती हैं ये किस सूरत में करती हैं, कौन सा उसूल इस्तेमाल करती हैं उन 3 उसूलों में से। तो याद रखिएगा कि फ्लैश ड्राइव जिन असूलों को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के असूल। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स के असूल आएंगे तो इसका मतलब है कि डाटा स्टोर किया जा रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की सूरत में, ICs की सूरत में। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लैश ड्राइव के अंदर भी छोटी छोटी सी ICs लगी होती हैं कि जिनके ऊपर डाटा को स्टोर करवाया जाता है। फिर हमने ये कहा है कि फ्लैश ड्राइव ज़्यादातर पोर्टेबल होती हैं, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिली कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह डाटा को मुंतकिल करवाना आसान है। तो इसका एक फायदा तो ये हो गया कि ये आसानी के साथ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर यानी कि मुंतकिल करने का बाइस बनती है। फिर एक फायदा हम ये भी कह सकते हैं कि ये साइज में बहुत छोटी है। आपने देखा है कि जो फ्लॉपी डिस्क हैं, जो हमारे पास कंपैक्ट डिस्क हैं, DVDs हैं, ये तो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ कि मुझे बड़ी चीज़ों से अवॉइड करना है तो मैं जेब में USB रख सकता हूँ। तो आप छोटी सी USB को आप की चेन के साथ भी बांध सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं या अपने छल्ले में भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो USB है इसको रखना भी आसान, इसको ट्रैवल करवाना मुंतकिल करवाना भी आसान है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लें लेकिन आपके घर में प्रिंटर मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस डॉक्यूमेंट को अपनी USB में स्टोर कर लें, उसको सेव कर लें। फिर जहां पे भी आपको प्रिंटर की सहूलत मौजूद हो आप अपनी USB वहां पे लगाएं और उस जगह से आप प्रिंट ले सकते हैं। तो देखा आपने कि ये चीज़ें कितनी आसान है कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको समझ आ गई है। तो चलते हैं कंप्यूटर के पास और देखते हैं कि कंप्यूटर जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। आपकी किताब ने 2 बड़े अहम से इस्तेमालात लिखे हैं, ये इस्तेमालात अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के इस्तेमालात कौन कौन से हैं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे किताब का अगला मौजू जिसका नाम है कंप्यूटर के इस्तेमालात। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा इस्तेमालात हैं कि उनको लिखते चले जाएं तो शायद ही ये मौजू ख़त्म हो, लेकिन आपकी किताब ने जो 2 इस्तेमालात सबसे अहम हैं वो डिस्कस किए हैं, उसके बारे में गुफ्तगू किए हैं। तो हम भी उन 2 इस्तेमालात पे एक डिटेल्ड, एक वाज़िया, एक मुफस्सल नोट तैयार करेंगे और देखेंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपने ये सवाल किस तरह से लिखना है जिससे आप पूरे नंबर लेने में आपको आसानी हो। तो चलें हम सबसे पहला इस्तेमाल देखेंगे जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में दरअसल हो क्या रहा होता है कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, लिखने के बाद उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं,
स्क्रीन पे देखने के बाद आपको उसमें कोई गलती नजर आती है तो आप गलती को रिमूव कर सकते हैं, उसको हज़फ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एक दो लाइनें और मजीद ऐड होनी चाहिए, इजाफा करना चाहिए लाइनों का, तो आप उस लिखे गए टेक्स्ट में इजाफा भी कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं, इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको तब्दील करके लिखा जाना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी की तब्दीली यानी कि एडिट भी कर सकते हैं उसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम जितनी भी लिखने लिखाने के मुतल्लिक चीजें हैं वो सारी की सारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तारीफ करते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग की तारीफ अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपने उसकी तारीफ किस तरह से लिखनी है। तो हम इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके जरिए हम खतूत या मज़ामीन लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम रिपोर्ट्स या किताबें तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ड प्रोसेसिंग का जो सबसे बुनियादी और सबसे अहम मकसद है वो ये है कि वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया तो उस डॉक्यूमेंट को आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। जैसे ही आप उसे स्क्रीन पर देखेंगे तो स्क्रीन पर देखने के बाद अगर आपको उसमें कोई कमी बेशी नजर आ रही है, तो अगर आपने वो ज्यादा लिख दिया है, आपने उस टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को हज़फ भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को आपने अगर महसूस किया है कि टेक्स्ट के अंदर इजाफे की जरूरत है तो आप टेक्स्ट में इजाफा भी कर सकते हैं। मजीद ये कि टेक्स्ट की लाइनें अगर आपको ठीक नहीं लग रही तो वो लाइनें आप काट के लाइनों को दोबारा लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप टेक्स्ट में तब्दीली भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से मुख्तलिफ किस्म की तरमीम हम कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग का एक आइकॉन नजर आ रहा है। अब इस वर्ड प्रोसेसिंग के आइकॉन पे आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम जो लिखा गया टेक्स्ट है इसके स्टाइल को भी बदल सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं, इसके कलर्स को बदल सकते हैं, इनके रंगों में तब्दीली करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल करते हुए, वर्ड प्रोसेसिंग की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए। ना सिर्फ ये कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर मजीद खूबसूरती लेके आएँ और इस खूबसूरती के लिए अगर मुझे किसी ग्राफ का सहारा लेना है तो उसके लिए मैं इस वर्ड टेक्स्ट की मदद से ग्राफिक्स भी ऐड कर सकता हूँ, ग्राफिक्स का भी इजाफा कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इस डॉक्यूमेंट को जो तैयार हो गया है इसको अपने कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकता हूं। और अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट चाहिए, अपने सामने वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेके इसको अपने पास महफूज कर सकता हूं। तो इस तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कंप्यूटर को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो तो आप समझ चुके हैं। तो चलें बढ़ते हैं कंप्यूटर के दूसरे इस्तेमाल की जानिब, जो कि आपकी किताब ने जिसका जिक्र किया है उसका नाम है डेटा मैनेजिंग।
अब मैनेजिंग, इसका मतलब है कि किसी चीज को मैनेज किया जा रहा है। यहां पे किस चीज को मैनेज किया जा रहा है? डेटा को मैनेज किया जा रहा है। अब अगर डेटा मैनेज्ड फॉर्म में होगा, तरतीब की सूरत में होगा, तो हमें डेटा के जरिए से इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर डेटा को मैनेज सही तरीके से नहीं किया गया तो डेटा में से अहम इंफॉर्मेशन को अखज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और डेटा मैनेजमेंट आज के दौर में इस कदर अहम ब्रांच है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर सिर्फ एक फील्ड ऐसी है जिसे हम डेटा साइंस का नाम दिया जाता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा की मदद से आप मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पेश गोइयां कर सकते हैं कि अगर आज ये सूरत हाल है तो आने वाले वक्त में ये सूरत हाल किस कदर तब्दीली का शिकार हो जाएगी। इस तरह से डेटा साइंस की मदद से ये बात बताई जा रही है कि अगर मजीद दरख्त ना लगाए गए पाकिस्तान के अंदर तो 25 सालों के अंदर पाकिस्तान में खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए दरख्त लगाए जाएं। अब ये जो पेशन गोई हुई किसकी मदद से हुई? ये हुई डेटा मैनेजमेंट की मदद से, डेटा साइंस की मदद से। तो इससे आप इस चीज की अहमियत का अंदाजा लगा लें कि आज के दौर में डेटा मैनेजमेंट किस कदर अहमियत की हामिल है। तो चलें मजीद डिस्कशन करने से पहले हम डेटा मैनेजमेंट की तारीफ लिख लेते हैं। ये देखते हैं कि डेटा मैनेजमेंट की तारीफ अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप किन अल्फाज का सहारा लेंगे? तो आप वही अल्फाज चुने जो कि किताब वाले ने लिखे हैं। किताब वाले ने कहा है कि किसी काम से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा करना और एक या जायद मुंसलिक फाइल्स की सूरत में डेटा को स्टोर करना जो बवक्ते जरूरत काम आ सके। डेटा मैनेजिंग कहलाता है। तो आपने देखा है कि यहां पे दो काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक काम है, फर्ज करें मुझे कोई चीज चाहिए, उस चीज के बारे में मैं सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एक जगह पे इकट्ठा करूंगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली तो अब मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को सेव करूंगा किसी एक फाइल में, या एक से ज्यादा मुंसलिक फाइल्स भी हो सकती हैं, तो उसको आप स्टोर कर लेंगे। फिर जब भी मुझे जरूरत होगी इस इंफॉर्मेशन की, मैं ये फाइल खोलूंगा और इस फाइल की मदद से मैं उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर लूंगा। तो ये जो सारा तरीकेकार मैंने किया, इस तरीकेकार को कहा जाता है डेटा मैनेजिंग। अब ये डेटा मैनेजिंग इस कदर अहम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिंदगी के हर शोबे में अब डेटा मैनेजिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्ज करें कि स्कूलों, तालीमी इदारों और लाइब्रेरियों में डेटा मैनेजमेंट किस तरह से इस्तेमाल होती है। स्कूलों और तालीमी इदारों में यह डेटा मैनेजमेंट इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि किसी एक फाइल के अंदर स्कूल में काम करने वाले तमाम उसातिज़ा और मुलाजमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको एक फाइल में स्टोर कर दिया जाता है। फिर उस फाइल में उनकी हाजिरियों, उनकी तनख्वाहों और कितने दिन उन्होंने छुट्टियां की हैं, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और जब भी आपने तनख्वाहें देनी है तो आप सबसे पहले वो फाइल खोलेंगे और देखेंगे कि इस मुलाजिम ने, इस उस्ताद ने कितनी छुट्टियां की हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप उनकी सैलरी स्लिप बनाते हैं। और सैलरी स्लिप भी आप किस जगह पे बनाएंगे? कंप्यूटर पे ही बनाएंगे। इसी तरह से लाइब्रेरी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, LMS उसे कहते हैं। अब ये LMS किस तरह से किताबों की इंफॉर्मेशन को सेव रखता है? आप लाइब्रेरियन के पास गए और लाइब्रेरियन को आपने जाके कहा कि मुझे फलां बुक चाहिए, तो क्या लाइब्रेरियन अपनी सीट से उठेगा और पूरी लाइब्रेरी में सर्च करेगा कि ये किताब किस जगह पे, किस शेल्फ में, किस रैक के अंदर पड़ी हुई है?
बल्कि वो कंप्यूटर अपने सामने खोलेगा और कंप्यूटर पे उस किताब का नाम या उस मुसन्निफ का नाम लिखेगा और सर्च करेगा। जैसे ही वो सर्च करेगा तो उसे पता ये चल जाएगा कि किताब इस लाइब्रेरी के इस फ्लोर पे, इस अलमारी में, इस शेल्फ पे पड़ी हुई है। तो देखा आपने कि डाटा मैनेजमेंट ने जिंदगी को एक तरतीब दे दी है और जिंदगी को आसान कर दिया है। और ना सिर्फ यह बताएगा कि ये चीज इस जगह पे पड़ी हुई है, अगर वो चीज मौजूद नहीं है, फर्ज करें कि वो किताब पहले से किसी ने इशू करवाई हुई है अपने नाम पे, तो कंप्यूटर ये बता देगा कि ये किताब मौजूद नहीं है, बल्कि ये किताब किसी फलां स्टूडेंट ने इशू करवाई हुई है और ये जिस स्टूडेंट ने इशू करवाई हुई है उसका नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका पता ये है। तो अगर उसके ऊपर फाइन है क्योंकि उसने वो किताब मुकर्ररा तारीख को वापस नहीं की, तो उस पे जितना फाइन बना होगा वो भी ये LMS सिस्टम आपको बता देगा। ना सिर्फ ये तमाम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल या दफातर या हॉस्पिटल्स इस डाटा मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स या जो स्टोर्स होते हैं वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है बार कोड्स की सूरत में। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि जितने भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये भी डाटा मैनेजमेंट की तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से अपने जितनी भी सेल्स या परचेज खरीदो फरोख्त होती है इनकी, उसका हिसाब रखते हैं। उसका हिसाब रखने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं बार कोड्स की तकनीक का। बार कोड्स आपने देखा होगा अक्सर चीजों के पीछे लाइनों की सूरत में एक पैटर्न होता है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यह पैटर्न स्कैन किया जाता है एक अदद लेजर बीम के जरिए। ये लेजर बीम इस बार कोड के ऊपर स्कैन की जाती है और हर चीज का बार कोड अलग से होता है। दिखने में सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर अलग किस्म से कोड छुपे होते हैं। जैसे ही ये लेजर बीम इसको स्कैन करेगी, तो स्कैन करने के बाद इस चीज की कितनी कीमत है, इस चीज की तादाद कितनी अब स्टोर में बची हुई है, ये सारी की सारी चीजें ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स डाटा मैनेजमेंट से हासिल करते हैं। फिर ये भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा फरोख्त हो रही है और कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी फरोख्त कम हो रही है। अब अगर जिसकी फरोख्त कम हो रही है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मैनेजर्स होंगे वो इस बात को सोचेंगे कि आइंदा इस चीज को मंगवाना है, या अगर मंगवाना है तो इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार कितनी कम रखी जाए। और अगर ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फरोख्त हो रही हैं, तो मैनेजर्स इस बात का फैसला करेंगे कि चूंकि ये सार्फिन की तवज्जो का बाइस है, सार्फिन ये चाहते हैं, तो ये चीज ज्यादा मिकदार में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मंगवाई जाती हैं। तो देखा आपने कि ये डाटा मैनेजमेंट कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है कि हमें ज्यादा थकना नहीं पड़ता, अपने ज्यादा दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। एक दफा एक चीज पे आप बार कोड लगा दें, बार कोड को फिर आप स्कैन करते जाएं, फिर उसमें अगर वक्त के साथ उसमें कोई तब्दीली आ जाती है, यानी कि उसकी कीमत तब्दील हो गई, तो आपने सिर्फ एक दफा बैक एंड पे जाके उसके सॉफ्टवेयर में बता देना है कि अब इसकी कीमत पहले फर्ज करें 40 रुपए थी, अब 50 रुपए हो गई है। तो आपने सिर्फ वो एडिट करना है और एडिट करने के बाद सारी चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे कि मैंने वजाहत की है। उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर के ये इस्तेमालात आपको समझ आ गए हैं। तो चलें इसके इसी तरह से आपने नोट्स बना लेने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना के इसको याद भी कर लेंगे। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं कि किस तरह से डाटा स्टोर किया जाएगा हार्ड डिस्क में, कंपैक्ट डिस्क यानी सीडीज के अंदर, डीवीडीज के अंदर, और ना सिर्फ सीडी और डीवीडीज बल्कि फ्लैश ड्राइव यानी कि यूएसबी में भी डाटा स्टोर करना आप सीख चुके हैं। हमने मजीद कंप्यूटर्स के इस्तेमालात भी सीख लिए। ये देखा कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम डॉक्यूमेंट को तैयार करके किस तरह से उसके अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं, और डाटा मैनेजमेंट को भी सीख लिया कि डाटा को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको स्टोर करके बवक्ते ज़रूरत जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो किस तरह से हम उसे यूज़ में इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में समझाई गई जितनी भी चीज़ें हैं आपने अच्छे से समझ ली हैं। इसके पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर लिख लें ताकि जब आपने चीज़ें याद करनी हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो बकिया जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सीखेंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।